हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस उसका अगला भाग लेकर। कुछ देर तक दोनों यूं ही खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। किसी ने कुछ भी कहा नहीं, बस उस सुकून को फील कर रहे थे जो पिछले 3 सालों से उनसे दूर था। कुणाल ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो भी पूरी तरह से जैक के एहसासों में खोया हुआ था। जब अचानक से वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया, उसने झटके से अपनी आंखें खोली और गर्दन घुमाकर जैक की तरफ देखा। वो पूरी तरह से किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी पकड़ कुणाल पर काफी मजबूत थी और उसकी सांसें उसे अपने कंधे और गले पर महसूस हो रही थी। उसने कशमशाते हुए कहा, मिस्टर जैक, लीव मी। उसकी आवाज़ सुनकर जैक ने अपनी आंखें खोली और इस पर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। मौका मिलते ही कुणाल ने खुद को छुड़ाया और पलटकर खड़ा हो गया। तब दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था। दोनों की नजरें दूसरे से मिली और धीरे धीरे आंखों में नमी आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में दर्द था जो वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बता रहे थे। कुणाल से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाहर जाइए। जैक ने धीरे से कहा, कुणाल बच्चा, मेरी बात तो एक बार सुन लो। मेरा सच में तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। सब कुछ अनजाने में हुआ। कुणाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कड़े लफ्जों में कहा, भले ही आपका इरादा मुझे तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और इस समय मैं आपसे बात कर कुछ भी ऐसा बोलना या करना नहीं चाहता जिसके बाद मुझे पछतावा हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। जैक ने कुछ कहना चाहा, मगर कुणाल ने आंखों ही आंखों में उससे रिक्वेस्ट किया। जैक चाह कर भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने थोड़ी देर उसे देखा और एकदम से उसके करीब गया। दोनों की धड़कन बढ़ गई। जैक ने झटके के साथ उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए अगले ही पल पूरी शिद्दत के साथ उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद हो गई। कुणाल की पकड़ जैक के कंधों पर मजबूत हो गई। दोनों ही उस एहसास में खो गए। 1 मिनट बाद जैक ने अपना चेहरा दूर किया और गहरी नजरों से कुणाल को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुणाल ने अपनी धड़कनों को संभाला और धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसने दरवाजे की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों के आगे जैक का चेहरा घूम रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गया। शाम का वक्त हो गया। आज कोई भी ऑफिस नहीं गया था। आज का सारा काम वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट हुआ था। बीर ने पहले ही अभ्या को मैसेज कर दिया था, जिस वजह से आज उसने भी प्रोजेक्ट अपने ऑफिस से हैंडल किया था। हालांकि आज पूरा दिन वो परेशान रही थी। उसके दिमाग में रह रहकर अभ्युदय का ख्याल आ रहा था। उसने विधायक जी के खिलाफ एक्शन लिया था। अभ्या उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उसने कई बार उससे बात करने के बारे में सोचा, लेकिन अगले ही पल इस ख्याल को एक तरफ कर दिया। हालांकि वह उससे प्यार करती थी, उसके दिल में अभ्युदय के लिए फीलिंग भी थी, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं था। उसने अभी तक उसे अपने इमोशन के बारे में नहीं बताया था और ऐसे में एकदम से उससे कुछ भी पूछने में उसे अजीब लग रहा था। इधर विधायक जी के घर में अलग ही माहौल था। उनके चेहरे पर डर के भाव थे, जो यकीनन अभ्युदय के कारण थे। उसने जितनी बेरहमी से सुरेश को मारा था और रेड लिफाफा भेजा था, इसका साफ मतलब था अब उसकी नज़रें उनके ऊपर ही टिकी हुई थी। उस पर से उन्होंने डेनियल को मारने की कोशिश की थी। अब उनका बचना नामुमकिन था। उसने उनको खुली चेतावनी दी थी, उनकी एक गलती और वह उनका किस्सा खत्म कर देगा। वैसे भी जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी करना कोई समझदारी की बात तो होती नहीं है। इसी उधेड़-बुन में सोफे पर बैठे शराब के पैग लगा रहे थे। उनकी आंखों के सामने अभ्युदय का चेहरा घूम रहा था, जो उन्हें डराने पर मजबूर कर रहा था। उन लोगों की बातों में आकर उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया था, पर अपने अंजाम का सोचकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अभ्युदय का सीधा उसूल था, वो किसी को तब तक नहीं छेड़ता जब तक कोई उसे परेशान नहीं करता था। अगर किसी ने उस पर या उसके लोगों पर अपनी निगाहें डाली तो उन्हें नर्क के दर्शन करवाने में उसे जरा सा भी वक्त नहीं लगता था। डेनियल की हालत को देखते हुए ये उसकी उदारता थी कि उसने उन्हें एक मौका दिया, लेकिन क्या सच में वो इतना अच्छा था? अब ये तो वक्त ही बताने वाला था। ग्रे मेंशन में कुणाल, वीर, अभिलाष, जैक, इयारा लिविंग एरिया में बैठे विधायक अतुल शर्मा के डिटेल पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल किया और वह किस तरह से अपनी पोजीशन तक पहुंचे, उन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। उनसे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल पर ध्यान दिया जा रहा था।
अभ्युदय उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाला था। इसके लिए उनके बारे में जानना जरूरी था। वो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता था जिससे आगे जाकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अभ्युदय परेशानी को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखता था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला और वो कमरे से बाहर आया। सभी की नजरें सीढ़ियों से उतरते अभ्युदय पर ठहर गई। उसने कैजुअल वेयर पहन रखे थे। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो शांत आंखों से उन सबकी तरफ देख रहा था। अभ्युदय, काम हुआ? इयारा ने फाइल और टेबलेट उसके आगे करते हुए कहा। जी, हमने सारी चीजें एनालाइज कर ली। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। अभ्युदय, उसने उस से फाइल और टेबलेट लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। नौकरों ने पहले ही खाना लगा दिया था, तो फिर सबको बैठने का इशारा किया और खुद फाइल देखने में व्यस्त हो गया। सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी जगह पर आकर बैठ गए। जैक ने नज़र उठाकर कुणाल की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही देख रहा था और चुपचाप से अपना खाना खा रहा था। उसने एक ठंडी सांस भरी और खाना खाने लगा। अभ्युदय ने फाइल और टेबलेट को टेबल पर रखा और सभी की तरफ देखकर कहा, कल से हम अपने इस प्लान को अंजाम देंगे, तो सभी लोग तैयार रहना। वीर, वो सब तो ठीक है, पर हम लोग जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करेंगे और उसके बाद छुट्टी पर जाएंगे। सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। अभ्युदय ने ठंडे लहजे में पूछा, वो किस खुशी में? वीर ने मुंह बनाकर कहा, खुशी में का क्या मतलब? काफ़ी टाइम से हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया, इसलिए मैंने हम लोगों के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के लिए, और मुझे इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। सब कुछ फाइनल हो गया है। विधायक का मैटर क्लोज होते ही हम सब बाहर जा रहे हैं। अभ्युदय ने एक नज़र उसकी तरफ देखा पर बोला कुछ भी नहीं। सभी लोगों ने अपना खाना ख़त्म किया और कमरे की तरफ चले गए। कुणाल सबसे पहले अपने रूम में गया और दरवाज़ा को लॉक कर दिया। उसने जाते जाते गहरी निगाहों से जैक की तरफ देखा था। अभ्युदय अपने कमरे में आया और उसकी नज़र डेनियल को तलाशने लगी। अंदाजे के मुताबिक वो बालकनी की तरफ आया और वो अभी भी रेलिंग के पास बैठा जंगल को देख रहा था। अभ्युदय ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसके पास आकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी को महसूस कर उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और दोनों की निगाहें मिली। उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, खाना खाया? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लगातार उसकी आंखों में देखता रहा। अभ्युदय ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में नमी नजर आई। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में थी। आंखों में कुछ बात हुई और अभ्युदय ने ठंडी सांस भरकर कहा, तुम बाहर जाना चाहते हो? उसने अपना पंजा उठाकर उसके हाथ पर रख दिया और अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था जिसे देखकर वो मना नहीं कर पाया। उसने खड़े हुए होते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें मैं अकेले वहां भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। उसका इतना बोलना ही था कि वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और झटके के साथ अपने पंजों को उसके पेट पर टिकाते हुए उससे लिपट गया। उसकी हरकत देखकर अभ्युदय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके माथे पर हाथ फिराया और बालकनी का बटन दबाया। सीढ़ियों का दरवाजा खुला। अभ्युदय ने अपने कदम बढ़ाए थे कि डेनियल ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया। उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे इंतजार करने को कहा और कमरे में चला गया। 2 मिनट बाद वो अपने मुंह में उसकी बंदूक लेकर आया और उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभ्युदय ने उसके मुंह से बंदूक निकाली और दोनों जंगल की तरफ चले गए। अभ्युदय ने डेनियल के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसके कदम तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि अभी भी वो जख्मी था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभ्युदय, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। तुमने सब कुछ संभाल लिया था ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक निराशा थी। अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और दोनों थोड़ी ही देर में घने जंगल के बीच थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ी थी, जिससे थोड़ा बहुत उजाला नजर आ रहा था। अभ्युदय, डेनियल, ये तो वो जगह नहीं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? डेनियल 2-3 कदम आगे आया। वहाँ पर एक बड़ा सा झरना था और सामने साफ तालाब की नदी थी जो झरने से जुड़ी हुई थी। डेनियल ने उसके एक तरफ देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी गुफा थी। उसने उसकी तरफ देखा और अभ्युदय को उधर देखने का इशारा किया। अभ्युदय ने उस तरफ देखा और हैरानी से बोला, नॉट बैड, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों उस तरफ बढ़ गए। डेनियल ने गुफा पर अपना पंजा रखा और 2 बार टप किया। अगले ही पल अंदर से आवाज आई और दोनों अंदर चले गए। वहां पर घना अंधेरा था,
लेकिन फिर भी दो नीली आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। अभ्युदय ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और उसे उल्टा कर वहीं जमीन पर एक तरफ रख। अब उस पूरे गुफा में रोशनी थी। अभ्युदय ने सामने देखा, वहां पर एक वाइट फीमेल टाइग्रेस थी जो थोड़ी बहुत जख्मी हालत में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके पास में एक छोटा सा व्हाइट टाइगर था जो पूरी तरह जख्मी था। उन्हें देखकर अभ्युदय की ग्रे आंखों में लाली उतर आई और उसने गहराई से चारों तरफ देखा। उन दोनों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। उसने डेनियल की तरफ देखा जो निराशा से उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों के पास आया और उनके पास बैठते हुए उस छोटे से व्हाइट टाइगर के सिर पर हाथ फेरते हुए डेनियल से बोला, ईशा कहाँ है? डेनियल ने उसके सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खामोशी से चलकर उसके सामने आकर सिर झुकाकर बैठ गया। अभ्युदय समझ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने डेनियल के सिर पर हाथ रखा तो उसने चेहरा ऊपर कर उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अभ्युदय ने एक लंबी गहरी सांस ली और उन दोनों की तरफ देखा। छोटा टाइगर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। वही टाइग्रेस जिसका नाम लिशा था, वो भी उस बच्चे की तरफ देख रही थी। अभ्युदय, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें इतनी आसानी से मौत नसीब नहीं होगी। उन्हें धरती पर ही नरक के दर्शन करवाऊंगा मैं। जितनी बेदर्दी से उन्होंने तुमसे दुश्मनी निकाली है ना, उतनी ही बेदर्दी से उन्हें तुम्हें तकलीफ देने की कीमत अपनी सांसों से चुकानी पड़ेगी। डेनियल ने उसकी आंखों में देखा और अपनी पलकें झपका दी। अभ्युदय, आज हम दोनों यहीं पर रुकेंगे। कल सुबह यहाँ से चलेंगे। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं इनके इलाज के लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। उसने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह दवाइयाँ लेकर वापस आया। उसने उन दोनों की मरहम पट्टी की और वहीं पर एक तरफ जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अब वह विधायक को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अभ्युदय और डेनियल ग्रे मेंशन वापस आ गए। अभ्युदय ने बालकनी वाले दरवाजे से डेनियल को अंदर जाने का इशारा किया और खुद मेन दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गया। लिविंग एरिया में बीर और जैक बैठे कॉफी पी रहे थे। उन्हें इतनी सुबह वहां पर देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने उन दोनों के पास आकर पूछा, तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। बीर ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, हमारी छोड़ो, तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आ रहे हो? कहीं गए थे क्या? अभ्युदय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, मैं और डेनियल यूं ही बाहर गए थे। तभी किचन से कुणाल और अभिलाष बाहर आए। उनके हाथ में कॉफ़ी के कप थे। कुणाल ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कॉफ़ी। अभ्युदय ने कप को ले लिया और एक सिप लेते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मुझे आज के आज उस विधायक की डेड बॉडी चाहिए। सभी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तब जैक ने पूछा, लेकिन हम तो ये काम कुछ दिनों बाद करने वाले थे ना, इस तरह अचानक? अभ्युदय, पर अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी से छुटकारा पाना है। जैक, ओके, आज रात ही उसका इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर तक यूं ही बैठे कॉफी के साथ सभी आपस में बात कर रहे थे। अभ्युदय बिल्कुल खामोश था। उसके दिमाग में कल रात का वाकया घूम रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था और वह अपनी गहरी आंखों से दरवाजे को देख रहा था। अभ्युदय ने घड़ी में वक्त देखा तो उसके वर्कआउट का समय हो गया था। उसने उठते हुए कहा, ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। वीर, चलो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। उसे उसकी बात का जवाब नहीं दिया और जिमिंग एरिया की तरफ चला गया। उसके पीछे वीर और अभिलाष भी चले गए। हॉल में जैक, कुणाल के अलावा बाकी सब जा चुके थे। कुणाल ने एक नज़र जैक को देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों की निगाहें आपस में मिल गई। अगले ही पल कुणाल ने अपनी निगाहें हटाई और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। जैक ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी उदासी के साथ कहा, पता नहीं कब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी और ना जाने कब तक मुझे तुमसे यूं ही दूर रहना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के टाइम पर इयारा कुक के साथ ब्रेकफास्ट रेडी करवा रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 8 बजने को आए थे। वो बाहर आई और सीढ़ी की तरफ देखकर आवाज़ लगाई, नाश्ते का वक्त हो गया है। लगभग 5 मिनट में अभ्युदय के अलावा सभी लोग लिविंग एरिया में मौजूद थे। इयारा, किंग कहाँ है? वीर, पता नहीं, वर्कआउट के बाद अपने कमरे में गया था। तभी सीढ़ियों से डेनियल की आवाज़ आई। वीर ने खुद से कहा, लगता है नीली आंखों वाला राक्षस ठीक हो गया। सभी ने उस तरफ देखा तो डेनियल अभ्युदय के साथ नीचे आ रहा था। अब वो पहले से बेहतर नजर आ रहा था। उसे देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभ्युदय नीचे सबके बीच आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जाओ, जाकर बाहर घूम लो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट वहीं पर अरेंज है। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और चुपचाप बाहर चला गया।
वीर, आज थोड़ा शांत है। जैक, तुझे अगर इसकी शांति रास नहीं आ रही है तो बता दे, मैं उसे तुझे इंटरटेन करने को कह दूंगा। वीर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। आई मीन अक्सर अभ्युदय जब उसे कुछ कहता है तो कुछ रिस्पॉन्स करता है। आज खामोशी से चला गया, बस इसलिए कह दिया। तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो ना। चलो नाश्ता करो, बहुत भूख लगी है। सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। यारा, किंग, आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या आज आप ऑफिस जाएंगे या फिर मैं और अभिलाष उसे हैंडल कर लें? अभ्युदय, नो इरा, आई विल हैंडल इट। वीर, मिस राठौर से कोई बात हुई? उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए थी। मैंने उन्हें तुझसे पूछने को कहा था। अभ्युदय का हाथ रुक गया और उसने शांत आवाज में कहा, नहीं। अभिलाष, सॉरी बॉस, मैं फ़ोन करना भूल गया। कल रात को वो आपको कॉल कर रही थी मगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैंने उन्हें डिटेल दे दी थी। उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। नाश्ता करने के बाद सभी अपने काम पर चले गए। अभय आज काफ़ी व्यस्त थी। उसका भी सारा दिन मीटिंग में ही निकल गया। उसे बिल्कुल समय नहीं मिला कि वह अभ्युदय या फिर किसी और से बात कर अतुल शर्मा के मैटर में कुछ भी जान सके। रात का समय विधायक अतुल शर्मा किसी पार्टी से अपने घर की तरफ जा रहा था। उनके चेहरे पर डर का साया था, जिसे छिपाने के लिए उन्होंने शराब पी रखी थी। उन्होंने अभ्युदय के डर से अपनी सिक्योरिटी को भी बढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर उन्हें हर वक्त घेरे रहता था। उन्होंने बाहर देखा तो इस वक्त वे लोग हाईवे पर थे। गहरा काला अंधेरा और ऊपर से सन्नाटा उन्हें डराने का काम कर रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर से घबराते हुए कहा, जल्दी करो, हमें जल्दी से घर पहुंचना है। ड्राइवर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। घबराहट के मारे वह लंबी लंबी सांसें बह रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी के आगे चलने वाली कार एकदम से एक आवाज़ के साथ रुक गई। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया और हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, शायद आगे वाली गाड़ी में कोई खराबी हो गई है, हम देखकर आते हैं। अपनी बात कहकर वो चला गया। अतुल शर्मा का हलक सूख गया। उन्होंने कसकर अपनी मुट्ठी को बांधकर खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश की। इस वक्त वो जिस इलाके में थे वो अभ्युदय का इलाका था। 5 मिनट बीत गए लेकिन ना तो बाहर से किसी की कोई आवाज़ आई और ना ही उनका ड्राइवर वापस आया। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए गाड़ी से बाहर आए। गाड़ी की हेडलाइट के अलावा स्ट्रीट लाइट ही जल रही थी। वहाँ पर उन्हें खुद के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सामने वाली गाड़ी का आगे का बोनट खुला हुआ था। उन्होंने उसके करीब जाते हुए आवाज़ लगाई, ड्राइवर क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया, बस किसी के गुड़नाने की आहट हुई। अतुल शर्मा का चेहरा पसीने से भीग गया और अगले ही पल नीली आंखें चमकती हुई उसके सामने थी। वो जोर से चिल्लाए और इसी के साथ अभ्युदय अपने लोगों के साथ उनके सामने आ गया। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। अभ्युदय रोड के बीचों बीच कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस तरफ अब तक अंधेरा था, इसलिए वो उन्हें नजर नहीं आया। उसके चारों तरफ उनकी आदमी और बॉडीगार्ड की लाश खून से लथपथ यूं ही नजर आ रही थी। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गए। उनके एक्सप्रेशन देखकर वीर, जैक और कुणाल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभिलाष अभ्युदय के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसी के बगल में इयारा ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अतुल शर्मा को देख रही थी। अभ्युदय ने उनके डरे हुए चेहरे को देखते हुए कहा, अभी तो हमने आपके साथ कुछ नहीं किया और आपकी ये हालत हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस अपने कदम पीछे लेने लगे। वो जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहे थे, डेनियल अपने कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नीली आंखें उनके ऊपर ही टिकी हुई थी। अभ्युदय, पीछे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरा एक इशारा तुझे नरक के दर्शन करा सकता है। अगर फिर भी आजमाना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। वो एकदम से रुक गया। डेनियल उनसे 4 कदम की दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसकी नीली आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने कुछ चलचित्र चल रहे थे और अगले ही पल एक छोटी सी वाइट टाइग्रेस खून से लथपथ जमीन पर उसे दिखाई दी और वो एकदम से अपनी तेज आवाज में गुर्राया। काली अंधेरी रात में उसकी आवाज काफी दूर तक गूंजती सुनाई दी। उसकी गर्जना से अतुल शर्मा लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। वो उसके जज्बातों को समझ गया था। अभ्युदय एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ आने लगा। अतुल शर्मा को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था।
अब वो ये समझ चुके थे कि उनका बचना नामुमकिन है। अब योदय अगर बिना किसी के जानकारी में आए उनके लोगों को इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर सकता है, तो फिर उनकी उसके आगे क्या बिसात थी। वीर और जैक उसके पीछे आ रहे थे। वो तीनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। अब योदय अपनी गहरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो मेरी दिली तमन्ना है कि तुझे नरक के दर्शन मैं खुद अपने हाथों से करूं, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि तूने जिसके साथ बुरा किया, अगर वो खुद अपने हिसाब तुझसे लेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई। अतुल शर्मा ने घबराते हुए बोला, किसकी किसकी बात कर रहे हो तुम? अभ्युदय, सवाल जवाब में समय बर्बाद करने से बेहतर है मैं आपका काम तमाम कर दूं, क्योंकि अब मुझे आपकी शक्ल बर्दाश्त नहीं। उसने उन दोनों पर भारी दृष्टि डाली और डेनियल के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इसे तब तक टॉर्चर करना होगा जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, लेकिन इसे मारना नहीं। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा भाव और दर्द नजर आ रहा था। अभ्युदय ने उसकी आंखों में देखा और दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा और अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ डेनियल ने अतुल शर्मा पर झपट्टा मार दिया। उसने अपने पंजों के नाखून से उसके सीने पर एक जोरदार वार किया, जिससे उनके कपड़े फट गए और उनके सीने पर खरोंचें लग गई। वो दर्द से चिल्ला उठे। अभ्युदय ने एक निगाहें उसे देखा और चुपचाप पीछे जाकर कुर्सी पर बैठ गया। जैक और बीट ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे आकर खड़े हो गए। सभी लोग ब्लैंकली सामने के नज़ारे को देख रहे थे। डेनियल अपने पंजों से उन पर वार कर रहा था। वो बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, जिससे वो दर्द से चिल्लाकर खुद को मारने के लिए अभ्युदय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनकी बात का किसी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लगभग 1 घंटे तक डेनियल ने उन्हें टॉर्चर किया। उसका सफ़ेद चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसके शरीर पर भी जगह जगह के खून निशान नजर आ रहे थे, जो इस वक्त बहुत डरावना दिख रहे थे। उसने एक आखिरी बार उसकी गर्दन पर किया और सिर उठाकर अभ्युदय की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। अभ्युदय ने अपने पास से बंदूक निकाली और डेनियल की आंखों में देखते हुए अतुल शर्मा के माथों के बीचों बीच एक साथ 6 की 6 गोली उतार दी। खून का फव्वारा डेनियल के सफेद चेहरे पर पड़ा। उसकी नीले आंखें बंद हो गई और एक जोरदार दहाड़ के साथ वह भागता हुआ उसके पास आया। अभ्युदय ने अपने बंदूक को यारा को पकड़ाया। जब तक वो उसके पास आया वो उसकी गोदी में चढ़कर उससे चिपक गया था। उसके शरीर का सारा खून अभ्युदय के ऊपर लग गया। उसने अपने हाथों को उसके ऊपर लपेटा और धीरे से कहा, हमने ईशा का बदला ले लिया। 5 मिनट बाद वो खुद से दूर हुआ और अभ्युदय ने खड़े होकर कहा, इसका क्या करना है तुम लोग अच्छे से जानते हो। मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद बिना किसी का जवाब सुने डेनियल के साथ जंगल की तरफ चला गया। सभी ने उसे जाते हुए देखा। आज उसका बर्ताव किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने सामने देखा। बीर ने कहा, चलो काम पर लगो, वैसे भी वो हमें समझ नहीं आएगा।